Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in lecture number 7 today. लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने एक क्विक रिव्यू दिया था कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और उसके अंदर मैंने कहा था कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े या उसको क्विक रिव्यू चाहते हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 7 ये 3 पार्ट्स पर बेस्ड होगा, लेक्चर 7, 8 और 9। इसके अंदर मैं डिटेल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूँगा। ये तीनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और वो लोग जो कहीं पर टेस्ट देना चाहते हैं जॉब के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, तो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। देन इन 3 के बाद अगेन मैं स्पोकन जो लेक्चर्स हैं उनकी तरफ आ जाऊंगा। सो लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करें, लेकिन लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू रिसाइट दरूद शरीफ वन टाइम प्लीज। मैंने बताया था कि मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश 2 किस्म के मेथड होते हैं, जीटीएम और सीएलटी। जीटीएम प्योर ग्रामर बेस होता है और सीएलटी स्पोकन बेस होता है। अभी तक जो 6 के 6 लेक्चर्स थे वो सारे सीएलटी मेथड पर बेस कर देते, लेकिन अब जो ये 3 लेक्चर्स होंगे 7, 8 एंड 9 ये प्योर जीटीएम मेथड पे होगा, जो कि एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टडीज़ करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीएसएस के लिए, तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये तीनों सीरीज़ में। तो इन तीनों लेक्चर पे हमारा जो फोकस होगा वो होगा जीटीएम मेथड पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्विक रिव्यू के लिए आपको लेक्चर नंबर 6 देखना है। इसके अंदर सिर्फ डिटेल के अंदर लेक्चर 7 में मैंने सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया है। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 पार्ट्स पर बेस करता है, लेक्चर 7, 8 एंड 9 के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज़? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं कि खुसूसियत के मुताबिक उसको अरेंज कर देना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। कैसे? मैं काफ़ी लेक्चर्स में ये बात बता चुका हूँ। तो इंग्लिश के अंदर अप्रॉक्स 800,000 वर्ड्स हैं। अगेन आई वुड रिपीट कि मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अप्रॉक्स, हाँ एग्जैक्ट क्वांटिटी हम बता नहीं सकते। तो अप्रॉक्स 800,000 वर्ड्स हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए ये 800,000 जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं इसके अंदर इन वर्ड्स को हम कहेंगे कि ये जंबल है। जंबल का मतलब क्या होता है? मिक्स। जंबल का मतलब है मिक्स, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि नामों को बयान करते हैं, ऐसे अल्फाज हैं कुछ नामों की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ एक्शन को परफॉर्म करते हैं, कुछ खासियत को बयान करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन तमाम वर्ड जो कि जंबल हैं उनको हम फंबल कर देंगे। जंबल का मतलब मिक्स और फंबल का मतलब होता है उसकी खासियत के मुताबिक अलग कर देना। यानी वो सारे अल्फाज जो कि नामों को बयान करते हैं उनको हमने एक कैटेगरी के अंदर बंद कर दिया। उस कैटेगरी को हमने क्या कहा? उस कैटेगरी को नाम दे दिया हमने नाउन का। देन उसके बाद वो सारे वर्ड्स जो नामों की जगह पर इस्तेमाल होते हैं तो उसको हमने सेकंड कैटेगरी का नाम दे दिया, जिसको हमने कहा प्रोनाउन। देन ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उनको हमने कह दिया वर्ब। देन वो सारे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बयान करते हैं उनको हमने कह दिया एडजेक्टिव। फिर वो सारे वर्ड जो वर्ब की खासियत को बयान करते हैं उसको हमने कह दिया एडवर्ब। देन नेक्स्ट वो सारे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं उनको हमने प्रेपोजिशन कह दिया। देन वो सारे वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं उनको हमने कह दिया कंजंक्शन। और वो सारे वर्ड्स जो कि सडन फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार करते हैं उनको हमने कह दिया इंटरजेक्शन। अब हमने क्या किया? लेकिन जो 800,000 वर्ड्स जो कि जंबल थे, हमने हर एक को उसकी खासियत के मुताबिक फंबल कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इन जंबल वर्ड्स को उनकी खासियत के मुताबिक अलग अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डेफिनेशन क्या हुई? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स का मतलब कि 800,000 वर्ड्स को उनकी खासियत के मुताबिक बिल्कुल सेपरेट कर देना इज सिंपली सेड टू बी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस पूरे प्रोसेस का नाम है। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ये कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन कहलाता है मोस्ट कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच। मोस्ट कॉमन क्यों कहलाता है? दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई नाम है, इस वजह से क्या कहलाता है? मोस्ट कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब क्या कहलाता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सबसे अहम, जब से इंसान इस दुनिया में आया है और जब तक कि वो इस दुनिया में रहेगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा, इस वजह से वो क्या कहलाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन प्रेपोजिशन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पे कई कई रूल अप्लाई हो रहे होते हैं, तो हमें स्पेसिफिक रूल अप्लाई करने होते हैं उसके प्रोसेस को देखते हुए, इस वजह से ये कहलाता है द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल के अंदर नाउन को एक्सप्लेन किया। नाउन जिसे हम कंसीडर करते हैं इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक। अगर मैं डिटेल के अंदर नाउन पढ़ाने लगूं तो हो सकता है कि मेरे 5 डिटेल लेक्चर सिर्फ नाउन के अंदर ही एक्सप्लेन हो। नाउन इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी डेप्थ है नाउन में, लेकिन ये इस तमाम 3 सीरीज का जो पहला लेक्चर ये टोटली नाउन पर बेस करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि नाउन को कवर करूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम स्पेशली देते हैं। देन नेक्स्ट सीरीज के अंदर प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, उसकी काइंड्स, उसकी लिस्ट। देन लास्ट जो लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह 3 लेक्चर्स के अंदर ये कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, प्रॉपर काइंड के साथ एक्सप्लेन हो जाएंगे। और अगर किसी को क्विक रिव्यू चाहिए इन तमाम का तो वो लेक्चर नंबर 6 को कंसीडर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन। नाउन क्या है? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। कॉमन सी चीज है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज हैं उनका कोई ना कोई नाम है, उनके नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। एनीथिंग विच इज अराउंड अस, जो भी चीज हमारे आसपास है। सो कॉमन सी डेफिनेशन हम बच्चों को पढ़ाते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, अली, चेयर, टेबल, स्कूल, सिटी, कंट्री, कराची, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सारे क्या हैं? नाउन कहलाते हैं। नाउन की काइंड्स कितनी है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहली काइंड कौन सी है? कॉमन नाउन। सेकेंड काइंड प्रॉपर नाउन। थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन मटीरियल नाउन एंड इन लास्ट कलेक्टिव नाउन। इन तमाम 5 काइंड्स को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 कॉमन नाउन। कॉमन का वर्ड निकला कॉमन से, हम कहते हैं ना ये आम सी चीज है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, ये कॉमन न्यूज है, हर किसी के पास होती है। तो कोई भी ऐसा नाउन जो कि कोई भी इंसान का, किसी जगह का और किसी चीज का आम नाम होगा। आम नाम से क्या मुराद है? आम नाम से मुराद है कि हम तमाम चीजों के लिए वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन क्या होगा? बॉय। अब जितने भी लड़के हैं उन सब के लिए हम एक कॉमन सा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉय। जितनी भी लड़कियां उन तमाम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है? गर्ल। जितने भी आदमी उन तमाम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन। तो ये क्या है? कॉमन सा नाउन हुआ, मतलब जितने भी आदमी हैं, जितनी खवातीन हैं, उन सब के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वुमेन। जितने भी शागिर्द हैं उन सब के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, स्टूडेंट। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो होल कैटेगरी के साथ इस्तेमाल हो गया। होल कैटेगरी का मतलब क्या है? बॉय एक कैटेगरी है, गर्ल एक कैटेगरी है, तो कंप्लीट कैटेगरी के लिए बॉय इस्तेमाल हो रहा है, फीमेल की कंप्लीट कैटेगरी के लिए गर्ल इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। देन कॉमन प्लेसेस के लिए, कॉमन प्लेसेस का मतलब सिटी। जितने भी शहर हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? सिटी कहेंगे। कराची को भी सिटी कहेंगे, लाहौर को भी सिटी कहेंगे, इस्लामाबाद को भी हम सिटी कहेंगे। जितने टाउन हैं उन तमाम को हम टाउन बोलेंगे। जितने स्कूल्स हैं, हर स्कूल का एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन तमाम स्कूल्स को हम स्कूल बोलेंगे। इसी तरीके से जितने हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स को हम एक नाम बोलेंगे, वो क्या है? हॉस्पिटल। इसी तरीके से कॉमन थिंग, पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि होल कैटेगरी के साथ इस्तेमाल हो जाए, यानी तमाम चीजों के साथ इस्तेमाल हो जाए जो कि एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नाउन क्या है? द वर्ड विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एक्शन। इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जो जिस मखसूस चीज का है सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉपर पर्सन क्या होगा? वहां पे कॉमन पर्सन था बॉय, लेकिन हर लड़के को बॉय कह सकते हैं, लेकिन हर लड़के को अली नहीं कह सकते। इसी तरीके से हर लड़की को हम गर्ल तो कह सकते हैं, लेकिन हर लड़की को हम आयशा एंड फातिमा नहीं कह सकते। इसी तरीके से हर लड़के को हम उस्मान नहीं कह सकते। तो गर्ल कॉमन हो गया, आयशा प्रॉपर हो गया, बॉय कॉमन हो गया, अली एंड उस्मान प्रॉपर हो गया। इसी तरीके से प्रॉपर प्लेसेस, हर शहर को हम सिटी कह रहे थे, लेकिन हर सिटी को हम कराची नहीं कह सकते। तो कराची एक मखसूस नाम हो गया, तो ये प्रॉपर हो गया। इसी तरीके से हर एरिया को हम गुलशन हदीद नहीं कह सकते, तो गुलशन हदीद क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। देन प्रॉपर थिंग,
पिकासो पेन, हर पेन को तो हम पेन कह रहे हैं लेकिन हर पेन को हम पिकासो नहीं कह सकते। कोई डॉलर पेन होगा, कोई पिकासो पेन होगा, लेकिन दोनों पेन है तो दोनों पेन है तो पेन कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम पिकासो पेन बोले या डॉलर पेन बोले तो ये प्रॉपर हो गया। राडो वॉच, जितनी भी वॉच है उन सबको हम वॉच बोल सकते हैं तो वो कॉमन हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी की वॉच है राडो वॉच, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ एक्शन। ये स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करता है कि स्विमिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग ये भी नाउन है। हम क्या समझते हैं कि जहां भी आईएनजी फॉर्म आ गई तो वो वर्ब है, ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत सारी जगहों पे आईएनजी फॉर्म आती है तो वो क्या कहलाता है, वो नाउन भी कहलाता है। इफ आई गिव यू द एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, ही इज स्विमिंग इन द पूल। इस जुमले के अंदर स्विमिंग इस्तेमाल हुआ है तो स्विमिंग यहाँ पे इस जुमले में क्या है, वर्ब। ही इज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल के अंदर तैर रहा है। मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी स्विमिंग क्या होती है, जिसके आखिर में ना आता है, तैरना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। लेकिन अगर हम जुमला बनाएं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैराकी एक अच्छी वर्जिश है, एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है, यहाँ पे स्विमिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे स्विमिंग जो इस्तेमाल हो रहा है वो नाउन के तौर पे। पहले वाले जो जुमला है उसमें स्विमिंग का मतलब है तैरना, ना आ रहा है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसका मतलब है तैराकी, तैराकी के अंदर ना नहीं आ रहा। तो ये तैराकी क्या है, स्पेलिंग दोनों की सेम है, दोनों में आईएनजी फॉर्म आ रही है, लेकिन डिफरेंस है, एक में वो वर्ब है और दूसरे में वो नाउन है। अगर हम इसी को एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें और बेहतर समझने के लिए कि नेम ऑफ एक्शन, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर देखिए, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है जुमला बनाने का सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट क्या चीज होती है। सब्जेक्ट के अंदर दो चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा सब्जेक्ट क्या है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। सब्जेक्ट में वर्ब नहीं आ सकता, सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन कुछ भी नहीं आ सकता। सब्जेक्ट में सिर्फ या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब सब्जेक्ट की जगह पर अगर ये लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब ये क्या है, ये नाउन है। पहले वाली एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी वो एग्जांपल क्या थी कि ही स्विमिंग, स्विमिंग आ रहा था वर्ब की जगह पे। सेकंड सेंटेंस क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पे स्विमिंग देखें किस जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में सिर्फ दो ही चीजें आती है, नाउन और प्रोनाउन। ये प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन। इसी तरह का डांसिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। अब डांसिंग देखें किस जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ। अब ये प्रोनाउन नहीं है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। सिमिलरली अगर हम बोले कि सिंगिंग, सिंगिंग मेक्स अ पर्सन फेमस। अब सिंगिंग किस जगह पे आ रहा है, सिंगिंग अगेन सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो इट्स मीन ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इसका मतलब नेम ऑफ अ एक्शन, स्विमिंग, डांसिंग, आईएनजी वाले वर्ब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वर्ब ही हो, ये नाउन भी हो सकते हैं। अगर ये नाउन की प्लेस पे मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जो होता है वो निकला है कलेक्शन से। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, गिनना, शुमार करना। नाउन विच डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट नाउन, एक ऐसा लफ्ज जो कि डिफरेंट नाउन से मिलकर बना होता है, डिफरेंट नाउन्स मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन एंड मेक न्यू नाउन, डिफरेंट नाउन की कलेक्शन हो और एक नया नाउन बन जाए, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक मिसकॉन्सेप्शन क्या है, हम समझते हैं स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए तो ये कलेक्टिव होना चाहिए। इट इज कलेक्शन बट नॉट कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्शन तो है बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, बल्कि ये प्लरल नाउन है, एक से ज्यादा। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, देखें स्टूडेंट, 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 ये बहुत सारे स्टूडेंट मिला के एक कलेक्शन बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, क्लास। तो क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट्स प्लरल नाउन होगा, स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये भी प्लरल है तो ये भी कलेक्टिव नाउन होगा। स्टूडेंट्स प्लरल नाउन होगा, लेकिन मुख्तलिफ स्टूडेंट बन के एक ग्रुप बना रहे हैं, एक नाउन बना रहे हैं, वो क्या है, क्लास। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से डिफरेंट सोल्जर्स मिलके एक आर्मी बना रहे हैं।
अब सोल्जर्स कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट सोल्जर मिलके एक आर्मी बना रहे हैं, एक नया नाउन बना रहे हैं जो कि क्या है, सिंगल, तो ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसको और बेहतर समझने के लिए देखें, बहुत सारे प्लरल या मैनी कॉमन नाउन, बहुत सारे कॉमन नाउन मिलकर एक नया नाउन बना दें तो उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जिस तरह हमने कहा डिफरेंट मेंबर्स मिलते हैं एक फैमिली बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मेंबर्स कॉमन नाउन हो गया, प्लरल हो गया, और फैमिली एक नाउन हो गया जो कि कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरीके से प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लरल हो गया और मैनी कॉमन नाउन हो गया, वो मिलकर एक टीम बनाते हैं, तो टीम क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट्स अ ग्रुप, डिफरेंट प्लरल नाउन को मिला के एक नया नाउन बन जाए तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स अगर हम और देखें, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम। अ बंच ऑफ फ्लावर, बंच। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, अ बोर्ड, डिफरेंट एग्जामिनर्स मिलकर एक बोर्ड बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, बोर्ड, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आई होप सो कि कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। देन मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होता है, अ नाउन विच डोनेट्स मटीरियल, एक ऐसा नाउन जो किसी मटीरियल के नाम को रिप्रेजेंट करे तो वो क्या कहलाता है, मटीरियल नाउन। इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या होती है, इसमें मिसकॉन्सेप्शन होती है कि स्टूडेंट समझते हैं प्लेट एक मटीरियल है, फ्रिज, घर में फ्रिज होता है वो भी एक मटीरियल है, पेन भी एक मटीरियल का नाम है, मार्कर भी एक मटीरियल का नाम है, तो वो ये समझते हैं कि ये सारे मटीरियल नाउन है। दीज आर नॉट मटीरियल नाउन, ये मटीरियल नाउन नहीं है। हालांकि ये सब मटीरियल के नाउन है, नेम्स है, लेकिन ये मटीरियल नाउन नहीं कहलाता। तो क्वेश्चन माइंड में ये क्रिएट होता है, फिर मटीरियल नाउन क्या है, मटीरियल नाउन इज दैट नाउन फ्रॉम विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स। मटीरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे मुख्तलिफ चीजें बने। फ्रिज से मुख्तलिफ चीजें नहीं बनती, पेन से मुख्तलिफ चीजें नहीं बनती, प्लेट से मुख्तलिफ चीजें नहीं बनती, तो ये सब मटीरियल तो हैं, लेकिन ये मटीरियल नाउन नहीं है क्योंकि इससे डिफरेंट मटीरियल नहीं बन सकते। तो मटीरियल नाउन क्या होगा, व्हेन थिंग्स आर मेड रेडी इट बिकम्स कॉमन नाउन। तो इसका मतलब प्लेट्स मटीरियल का नाम तो है लेकिन ये कॉमन नाउन है, फ्रिज भी कॉमन नाउन है, पेन भी कॉमन नाउन है, एंड मार्कर भी कॉमन नाउन है। अब मटीरियल नाउन की एग्जांपल क्या होगी, गोल्ड, गोल्ड क्या है, एक मटीरियल का नाउन है जिससे डिफरेंट चीजें बनती है, लाइक नेकलेस बन जाता है गोल्ड से, इसी तरीके से कॉपर, इसी तरीके से सिल्वर, इसी तरीके से घी, ये सारी चीजें क्या है, मटीरियल नाउन है। अब फिश, एक और थोड़ी सी मैं एग्जांपल दूं, फिश क्या होता है, फिश है कॉमन नाउन, लेकिन आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर की फिश, वो फिश आपके पास प्लेट में आई है, तो क्या वो कॉमन नाउन होगा, नहीं। अब वो जो फिश होगी वो क्या होगी, वो मटीरियल नाउन होगा। क्यों, क्योंकि वो फिश एक मटीरियल बन गया, उससे आपने एक नई डिश बना दी, तो वो ऑर्डर की हुई रेस्टोरेंट के अंदर जो एक डिश आई है तो वो वाली फिश क्या हो जाएगी, मटीरियल नाउन। वैसे अगर कॉमन लेंगे फिश तो वो फिश क्या कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी। तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्शन दूर करने की जरूरत है मटीरियल नाउन में कि मटीरियल नाउन होता क्या है। Then abstract noun, it's very simple. A noun that cannot be seen, touched but felt is called abstract noun. एक ऐसा नाउन जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, honesty, सच्चाई को हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा, गुस्से के रिएक्शन को तो देख सकते हैं लेकिन गुस्से को नहीं देख सकते। इसी तरह पावर को हम नहीं देख सकते। हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, विजडम, विजडम का मतलब क्या है, दानाई, आपकी जहानत कितनी है उसको हम देख नहीं सकते, उसके हम रिएक्शन देख सकते हैं, दानाई में लिए हुए फैसलों को हम देख सकते हैं लेकिन हम विजडम को देख नहीं सकते। तो ऐसे तमाम नाम जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन एक्टिविटी, ये तमाम पांचों काइंड्स को समझने के बाद हम इसको एक्टिविटी के जरिए इजीली कर सकते हैं। वो एक्टिविटी क्या है, कोई भी जुमला लिखे हैं, फॉर एग्जांपल अली टुक द बॉल एंड थ्रू इट टू आयशा। अब इसको इसमें से अंडरलाइन करें कि नाउन कौन कौन से, अली नाउन है, द बॉल नाउन है एंड आयशा नाउन है। अब इसको रिकॉग्नाइज करें कि ये नाउन की किस काइंड से बिलोंग करता है। अली प्रॉपर नाउन हो गया, द बॉल कोई भी बॉल हो सकती है कॉमन नाउन, एंड आयशा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से मज़ार कायद इज इन कराची, अब इसमें नाउन कौन कौन से हैं, मज़ार कायद भी नाउन है एंड कराची भी नाउन है। अब मज़ार कायद प्रॉपर नाउन हो गया, कराची भी प्रॉपर हो गया।
द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड एंटर्ड इन नेशनल स्टेडियम। अब इसमें नाउन कौन कौन से हैं? द टीम भी नाउन है, प्लेयर्स भी नाउन है, द बस भी नाउन है, द नेशनल स्टेडियम भी नाउन है। अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से नाउन है। द टीम कलेक्शन है प्लेयर्स की, तो क्या हो जाएगा? द टीम कलेक्टिव हो जाएगा, प्लेयर्स कॉमन हो जाएगा, द बस कॉमन हो जाएगा, एंड नेशनल स्टेडियम एक मखसूस स्टेडियम का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। सिमिलरली आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें कौन कौन से नाउन है? इसमें गोल्ड भी नाउन है एंड सिल्वर भी नाउन है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस लिख सकते हैं और उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा नाउन किस नाउन की काइंड से बिलोंग करता है। आई होप सो कि नाउन की पांचों काइंड्स आपको समझ में आ गई होंगी। इंटरेक्शन ऑफ इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है, तो अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ एडजेक्टिव को हम एब्स्ट्रैक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। एडजेक्टिव कोई भी खासियत होती है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये एक लिस्ट है, अगर आप इस लिस्ट को याद कर लें तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये एडजेक्टिव की लिस्ट है, इसको चेंज करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट ये बन जाएगा। इनोसेंट का बन जाएगा इनोसेंस, लेजी का बन जाएगा लेजीनेस, क्रूएल का बन जाएगा क्रुएलिटी, डीप का बन जाएगा डेप्थ, वाइज का बन जाएगा विजडम। तो ये तमाम लिस्ट आप याद कर सकते हैं कि एडजेक्टिव किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज होते हैं। देन कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज होता है? कॉमन नाउन कोई भी आम नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिससे हम ना तो देख सकें, ना छू सकें, सिर्फ महसूस कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉमन नाउन, ये कंप्लीट कॉमन नाउन की लिस्ट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ये जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा? थीफ का थेफ्ट हो जाएगा, मदर का मदरहुड हो जाएगा, बॉय का बॉयहुड हो जाएगा, चाइल्ड का चाइल्डहुड, बैगर का बैगरी, इन्फेंट का इन्फेंसी, पेट्रियट का पेट्रियटिज्म एंड रॉबर का रॉबरी। तो ये लिस्ट आप याद कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये लिस्ट आपकी इस्तेमाल होगी। देन वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तमाम लिस्ट है वर्ब की, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो पे का हो जाएगा पेमेंट, ऑफन का हो जाएगा ऑफेंस, इसी तरह ग्रो का हो जाएगा ग्रोथ, चूज का हो जाएगा चॉइस, एडमिट का हो जाएगा एडमिशन। तो ये लिस्ट याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है। नेक्स्ट, नाउन नंबर्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। पांचों काइंड्स के बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिटेक्ट करवाती है वो है नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स कितने होते हैं? देयर आर टू नाउन नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लरल। इसको प्लूरल भी बोलते हैं लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या होता है? प्लरल। सिंगुलर नाउन एंड प्लरल नाउन। सिंगुलर का वर्ड निकला सिंगल से, कोई भी एक चीज होगी तो वो क्या कहलाएगी? सिंगुलर नाउन, और एक से ज्यादा होगी तो क्या कहलाएगी? प्लरल नाउन। लाइक बॉय, एक हो गया तो सिंगुलर बॉयज प्लरल, गर्ल सिंगुलर गर्ल्स प्लरल, क्लास सिंगुलर क्लासेस प्लरल। तो कोई भी एक नाम सिंगुलर, एक से ज्यादा प्लरल। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप याद कर लेंगे तो हमेशा लिखने के अंदर आपकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल्स ऑफ नाउन नंबर्स। पहला रूल क्या है? जनरली वी ऐड एस टू मेक प्लरल। नॉर्मली क्या होता है? एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये कि हम समझते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसमें हम एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लरल बन जाता है। लाइक डॉग का डॉग्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया एंड गर्ल का गर्ल्स हो गया। तो ये बहुत सारे कॉमन है जिसको पहला रूल कहलाता है कि सिंपली एस लगा देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? प्लरल बन जाता है। रूल नंबर 2, एट es in a noun ends with ch, sh, sh, x, ss, x, z and s। ऐसे तमाम नाम जो कि ch, sh, ss, x, z, s पर एंड हो रहे हैं तो उसका प्लरल बनाते हुए हम क्या करते हैं? es का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश, ब्रश sh पर एंड हो रहा है तो प्लरल क्या हो गया? ब्रशेस। इसी तरीके से डिश, डिशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बैच, बैचेस, टैक्स, टैक्सेस, गैस, गैसेस, चर्च, चर्चेस, ब्रांच, ब्रांचेस, फैक्स, फैक्सेस, बेंच, बेंचेस। ये इट्स लॉन्ग लिस्ट। तो आप ये रूल याद कर सकते हैं कि कोई भी एस एस सी एच इन तमाम पर एंड हो तो प्लरल बनाते हुए सिंपली ई एस का इजाफा करते हैं। रूल नंबर 3, एड ई एस when noun ends at o and before o there is consonant। मैंने लेक्चर 1 में बताया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, जिसको वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता सो काइंडली सी लेक्चर नंबर 1 ताकि आपको ये रूल समझने में आसानी हो। तो कोई भी नाउन जो कि o पर एंड होगा और o से पहले
कॉन्सोनेंट होगा, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी 21 में से कोई भी लेटर्स होगा तो वो प्लरल बनाते हुए हम ई एस का इजाफा करें। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, ओ से पहले टी आ रहा है तो टी इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगा रहे हैं मॉस्किटोस। पोटैटो, पोटैटोस। मैंगो, मैंगोस। बुफेलो, बुफेलोस। खार्गो, खार्गोस। टमाटो, टमाटोस। ये सारे ओपर एंड होते हैं, इससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम ई एस का इजाफा करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि रूल को फॉलो नहीं करते। ये एक्सेप्शंस कम ही होती हैं जो आपने याद कर रही होती है, और उसके अलावा रूल याद कर लें तो हर जगह पे रूल अप्लाई हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपको याद करनी होती है कि ये चेंज नहीं होती। वो कौन सी हैं? फोटो। आप देखिए ओ पर एंड हो रहा है, ओ से पहले अगेन कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन इसमें हम ई एस का इजाफा नहीं कर रहे बल्कि इसमें हम एस का इजाफा कर रहे हैं। सिमिलरली किलो, किलोस। कमांडो, कमांडोस। पियानो, पियानोस। ये तमाम ओ पर एंड हो रहे हैं, लेकिन इसमें ई एस का इजाफा नहीं कर रहे, सिर्फ हम एस का इजाफा कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? एक्सेप्शंस। तो ये आपको याद होनी चाहिए। देन रूल 4, add s when noun ends at o and before o there is vowel। ओ से पहले कॉन्स्टेंट था तो हम ई एस का इजाफा कर रहे थे, अब ओ से पहले वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू आएगा तो हम एस का इजाफा करेंगे। इसका हम अगर एक फॉर्मूला बनाए तो क्या बन सकता है? ए ई आई ओ यू, इसके बाद ओ आए तो उसके बाद किस चीज का इजाफा करेंगे? एस का। फॉर एग्जाम्पल खुक्कू, खुक्कू का प्लरल क्या हो गया? सिंपली एस। ओ पर एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले ओ आ रहा है, मतलब वो भी क्या है? वॉवेल, तो खुक्कूस। रेशो, ओ पर एंड हो रहा है, ओ से पहले आई आ रहा है तो आई क्या हो गया? कौन वॉविल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशियोस। इसी तरीके से राडो, स्टूडियो, वीडियो, सिनेरियो, ये सारे ओपर एंड हो रहे हैं लेकिन इससे पहले वॉविल आ रहे हैं, तो इन तमाम में हम क्या लगा रहे हैं? एस लगा रहे हैं। तो ये रूल आपको हेल्प करते हैं राइटिंग के अंदर। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट के मार्क्स रिडक्ट होते हैं, क्योंकि उनको ये रूल्स मालूम नहीं होते। रूल नंबर 5, एड आई एस विद नाउन which ends at y and before y there is consonant। अभी o के बाद y से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। तो एग्जांपल क्या हो जाएगी? बेबी का प्लरल बेबीज, y से पहले b आ रहा है कॉन्सोनेंट तो बेबीज। सिटी का प्लरल सिटीज। इसी तरीके से कंट्री, कंट्री का प्लरल कंट्रीज। फैमिली, y पर एंड हो रहा है, y से पहले l आ रहा है तो y को हटा के क्या लगा रहे हैं? IES लगा रहे हैं। इसी तरीके से कैंडी, कैंडीज, इसमें क्या हो जाएगा? y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y को हटा के हम क्या लगाएंगे? IES। इसी तरीके से सैलरी, इसी तरीके से सिक्योरिटी। रूल नंबर 6, add s with noun which ends at y and before y there is vowel। रूल नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था कि y पर एंड और y से पहले क्या था? कॉन्सोनेंट, तो हम y को हटा के IES लगा रहे थे। लेकिन y से पहले अगर वॉवेल, वॉवेल का मतलब a e i o u आ जाए तो अब हम क्या करेंगे? अब सिंपली हम एस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मंकी, यहाँ पे y से पहले ई आ रहा है, ई क्या है? वॉवेल, तो हम क्या लगा देंगे? एस। मंकीज, यहाँ पे y को हटाएंगे नहीं। प्रीवियस रूल में क्या था कि y से पहले कॉन्स्टेंट आ रहा था तो y को हटा के IES लगा देते। यहाँ पे सिंपली क्या लगा देंगे? एस। प्ले का प्लेस, या खेलने वाला प्ले नहीं है, ये ड्रामा वाला प्ले, नाउन है। प्ले का प्लेस, टॉय का टॉयज, की का कीज, डे का डेज, डंकी का डंकीज। तो ये सारे क्या है? y से पहले वॉवेल आ रहा है तो इसमें s का इजाफा कर रहा है। Then add vs with noun which ends with f or fe by replacing f or fe। कोई भी लफ्ज f और fe पर एंड होगा तो f और fe को हटा के हम क्या लगा देंगे? vs। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, fe पर एंड हो रहा है तो fe को हटा के वाइफ्स। इसी तरीके से नाइफ, fe पर एंड हो रहा है तो fe को हटा के नाइफ्स। इसी तरीके से लाइफ, FE पर एंड हो रहा है तो FE को हटा के VS। तीनों सीक्वेंस में आते हैं, वाइफ, नाइफ एंड लाइफ। पहले वाइफ आती है, देन उनके हाथ में नाइफ आती है, फिर इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो वाइफ, नाइफ, देन लाइफ। देन थीफ, F पर एंड हो रहा है तो F को हटा के VS लगा देंगे। देन लीफ, F पर एंड हो रहा है तो अगेन F को हटा के VS। सेल्फ, सेल्फ्स। कंट्राडिक्शन, इस रूल के अंदर भी कुछ कंट्राडिक्शन है। वो कंट्राडिक्शन क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि F पर तो एंड होते हैं लेकिन उसका प्लरल F को हटा के VS नहीं लगाते। ये भी कुछ गिने चुने हैं, ये आपने याद रखना है। वो रूल हर जगह पे अप्लाई होगा सिवाय इन वर्ड्स के ऊपर। तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ये कौन से वर्ड है? चीफ, चीफ का प्लरल इसमें VS नहीं लगेगा, सिर्फ S लगेगा। क्या हो जाएगा? चीफ्स। बिलीफ, बिलीव्स। स्टाफ, स्टाफ्स, स्टफ, स्टफ्स। प्रूफ, प्रूफ्स, रूफ, रूफ्स। हैंडकरचीफ, रुमाल।
हैंडकरचीफ्स एंड ग्रीव ग्रीव्स। ये सारे कंट्राडिक्शन है जो कि उस रूल को फॉलो नहीं करते बल्कि अलग से प्लरल बनाते हैं। तो ये सारी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। आपको रूल्स याद होने चाहिए और जो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स है वो याद होने चाहिए, क्योंकि इन तमाम वर्ड्स के अलावा वो रूल उन तमाम वर्ड्स पे अप्लाई होगा जो कि एफ या एफ पर एंड होते हैं। देन इर्रेगुलर नाउन। इर्रेगुलर नाउन क्या होते हैं? इर्रेगुलर नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते बल्कि अपना प्लरल खुद बनाते हैं। विच डज नॉट फॉलो एनी रूल मेक इट्स ओन प्लरल। अभी तक हमने रूल पढ़े थे कि ओ पर एंड होगा तो ये होगा, एफ पर एंड होगा तो ये होगा, एस एच सी एच पर एंड होगा तो ये होगा। इर्रेगुलर नाउन क्या होते हैं ये आपने याद करने हैं। ये भी किसी रूल को फॉलो नहीं करते। ये क्या होते हैं? चाइल्ड का प्लरल क्या होता है? चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लरल ना तो चाइल्ड्स होगा ना चिल्ड्रंस होगा, प्लरल क्या होगा? चिल्ड्रन। इसी तरीके से मैन का प्लरल क्या होगा? मेन। वुमेन का प्लरल एम की जगह MEN, तो क्या बन जाएगा? विमेन। मैन की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो मैन होती है, MEN की जो होती है वो मेन होती है। मेन का मतलब एक वर्ड होता है मोमिन। मोमिन का आप मो हटा दें और मेन के नीचे जेड लगा दें तो क्या बन गया? मेन। तो मैन की प्लरल मेन। वुमेन, इसी मेन से पहले वी लगा दे तो क्या बन जाएगा? विमेन। तो मैन, मेन, वुमेन, विमेन। इसी तरीके से ऑक्स का होता है ऑक्सिन, सैलिबस का होता है सैलिबाय, फॉर्मूले का होता है फॉर्मूला। स्कूल्स के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। जब सिलेबस आते हैं तो टीचर्स एक दूसरे को बोलते हैं कि ये सिलेबसेस आ गए हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सिलेबसेस कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि ये सैलिबाय आ गए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं कि ये सिलेबसेस आ गए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसी तरीके से फॉर्मूले का फॉर्मूला। देन स्टेडियम का स्टेडिया, टूथ का टीथ एंड फुट का फीट। ये सारे क्या है? इर्रेगुलर नाउन है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, जो आपने याद करने। नाउ नेक्स्ट है प्लरल ऑफ कंपाउंड नाउन। सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन होते हैं टू और मोर नाउन मेक्स वन नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। दो या दो से ज्यादा नाउन मिलके एक नया नाउन बना देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन अलग चीज है और कंपाउंड नाउन अलग चीज है। कलेक्टिव नाउन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंपाउंड नाउन की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल देखें, क्लासरूम। क्लास एक अलग नाउन है, रूम एक अलग नाउन है, दोनों मिलके एक नया नाउन बना रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्लासरूम। इसी तरीके से बेडरूम। बेड एक अलग नाउन है, रूम एक अलग नाउन है, दोनों मिलके एक नया नाउन बना रहे हैं तो ये क्या बन गया? बेडरूम। तो इस तरह के जो नाउन्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन। इनका प्लरल कैसे बनेगा? देखें, सन इन लॉ। इन लॉ अलग नाउन है, सन एक अलग नाउन है, ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सन्स इन लॉ। अब देखें, दामाद। हमें कैसा पता लगे कि हम एस किस में लगाएंगे? कोई भी कंपाउंड नाउन आएगा तो हम उसमें देखेंगे तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है। जो इंपॉर्टेंट होगा तो हम, जो मेन होगा उसमें हम लगाएंगे। सन इन लॉ। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सन। यानी सन किसी एक लॉ का, किसी एक ससुराल का ही क्या होगा? दामाद होगा। अगर इसको हम कहते हैं सन इन लॉस तो इसका मतलब बहुत सारे ससुरालों का एक दामाद। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी फैमिली के अंदर 3 दामाद हैं तो ये क्या बोलेंगे? ये मेरे दामाद है। तो इसका मतलब सन्स इन लॉ, एक ससुराल के ये 3 दामाद हैं। इसी तरीके से स्टेप मदर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मदर। तो क्या हो जाएगा? स्टेप्स मदर नहीं होगा, स्टेप मदर्स। इसी तरीके से कमांडर इन चीफ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? चीफ से ज्यादा कमांडर, तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। इसी तरीके से इंग्लिश मैन। मैन इंपॉर्टेंट है तो इसका प्लरल क्या हो जाएगा? इंग्लिश मैन। वॉशर मैन, धोबी, तो क्या हो जाएगा? वॉशर मैन। इसी तरीके से वॉशर वुमेन, तो क्या हो जाएगा? वॉशर विमेन। तो इस तरह के कंपाउंड नाउन में आप देख सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा नाउन आए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें हम एस का इजाफा करेंगे या उसका हम प्लरल बनाएंगे। तो ये सारे क्या थे? ये सारे कुछ रूल्स थे नाउन नंबर्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी कंपोजिशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स को आई वुड रिक्वेस्ट कि ये फिंगर टिप्स पे रूल्स याद होने चाहिए ताकि इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जामिनेशन। नाउन पॉसेसिव केस। इस लेक्चर का लास्ट पार्ट, नाउन का लास्ट पार्ट, नाउन पॉसेसिव केस। नाउन पॉसेसिव केस क्या होता है? पॉसेसिव होता है जो कि मिल्कियत को शो करता है, पोजीशन। किसी भी चीज की मिल्कियत को शो करेगा तो वो क्या कहलाएगा? पॉसेसिव नाउन कहलाएगा। अब ये वर्ड मिल्कियत होता है या मिल्कियत होता है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मलकियत एक ऐसी चीज होती है जो कभी ना खत्म होने वाली है और मिल्कियत एक ऐसी चीज है जो कि टेम्पररी होती है। तो इसका मतलब मलकियत जो वाहिद
वर्ड इस्तेमाल होगा वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होगा, इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि कभी ना ख़त्म होने वाली जो ऑनरशिप होती है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो उसके लिए मलकियत लगाएंगे, बाकी तमाम चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए मिल्कियत लगाएंगे। तो विच शोज पोजीशन, जो कि मिल्कियत को शो करता है। इसके अंदर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का। देखिए साइन इस्तेमाल होता है, इसको कहलाते हैं, जो कि दो लाइन के ऊपर वाली लाइन पे इस्तेमाल होता है तो ये एपोस्ट्रॉफी कहलाता है, और नीचे वाली लाइन पे इस्तेमाल होगा तो ये कॉमा कहलाएगा। तो कॉमा और एपोस्ट्रॉफी में फर्क होता है, कॉमा नीचे वाली लाइन पे आता है, एपोस्ट्रॉफी ऊपर वाली लाइन पे आता है। एग्जाम्पल, रूल नंबर 1 को देखें, सिंगुलर नाउन मेक इट्स पॉजेसिव केस बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। अभी हमने पढ़ लिया कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लरल नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर नाउन पॉजेसिव केस कैसे बनाता है? सिंगुलर नाउन पॉजेसिव केस बनाता है एपोस्ट्रॉफी एस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बुक ऑफ बॉय, हमने इसमें क्या करना है, बाद वाले नाउन को देखना है कि बाद वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये बुक ऑफ बॉय हो या बुक्स ऑफ बॉय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे, इसको पहले ले आएंगे और एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, सिंगुलर नाउन मेक इट्स पॉजेसिव केस बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। तो क्या हो जाएगा, बुक्स, बॉयज बुक। दोनों की जो ट्रांसलेशन है वो सेम है, बुक ऑफ बॉय लड़के की किताब, बॉयज बुक लड़के की किताब। इसी तरीके से टॉयज ऑफ चाइल्ड, हम देखेंगे बाद वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वो पहले आ जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स टॉय, मतलब ऑनरशिप किसकी है, बच्चे की है। रूल नंबर 2 है प्लरल नाउन दैट डज नॉट एंड एट एस मेक इट्स पॉजेसिव केस बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। प्लरल नाउन जो कि एस पर एंड नहीं होता। प्लरल दो किस्म का होता है, एक जिसमें एस आता है और एक जिसमें एस नहीं आता। फॉर एग्जांपल, बॉय का प्लरल बॉयज, इसमें एस आ रहा है, लेकिन चाइल्ड का प्लरल चिल्ड्रन, इसमें एस नहीं आ रहा। स्टूडेंट का प्लरल स्टूडेंट्स, इसमें एस आ रहा है, लेकिन मैन का प्लरल मेन, इसमें एस नहीं आ रहा। तो प्लरल दो किस्म का होता है, एक एस वाला और एक विदाउट एस वाला। तो प्लरल रूल नंबर 2 क्या है, ऐसा प्लरल नाउन जो कि एस पर एंड नहीं होता। इसका पॉजेसिव केस कैसे बनाएंगे, इसमें भी एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। फॉर एग्जांपल, फैशन ऑफ विमेन, बाद वाले नाउन को हमें देखना है विमेन, विदाउट एस वाला है तो क्या हो जाएगा, विमेन्स फैशन। इसी तरीके से टॉय ऑफ चिल्ड्रन, बाद वाले नाउन को देखना है तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस टॉय। तो ऐसा नाउन देखिए, रूल नंबर 1 में भी यही है, रूल नंबर 2 में भी यही है। रूल नंबर 1 क्या था, सिंगुलर नाउन, और रूल नंबर 2 क्या है, प्लरल नाउन विदाउट एस वाला। तो दोनों में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। Then the last rule, plural noun that ends at s make it possessive case by adding apostrophe s। अब ऐसा plural noun आए जो कि s पर एंड होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका plural बनाते, नाउन possessive case बनाते हुए apostrophe s के बाद लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक ऑफ बॉयज, अब देखें बॉयज में s आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज बुक, apostrophe s के बाद आ जाएगा। इसी तरीके से नेम ऑफ पेरेंट्स, स्कूल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो पेरेंट्स के भी बाद आ जाएगा पेरेंट्स नेम। इसी तरीके से सिग्नेचर ऑफ टीचर्स, अब अगर सिग्नेचर ऑफ टीचर होगा तो रूल नंबर 1 में चला जाएगा, और अगर होगा कि सिग्नेचर ऑफ टीचर्स तो रूल नंबर 3 में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस के बाद। तो ये छोटे छोटे से 3 रूल है नॉन पॉजेसिव केस के। आई होप सो कि आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है। एंड लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि नाउन का डिटेल रिव्यू आपको समझ में आया होगा। इसको भी मैंने बहुत शॉर्ट करके बताने की कोशिश की है। अगर नाउन को मैं डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो आई गेस कि मुझे 5 लेक्चर्स चाहिए होंगे नाउन को डिटेल में पढ़ाने के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट से रेलेवेंट जितनी चीज़ें हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो में कोई भी एक भी नई चीज़ आपने सीखी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि शुक्र करने से अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है और हमारे इल्म में इजाफा होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। नाउन ज़्यादा बड़ा है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने बड़े नहीं हैं, तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे रिमेनिंग 2 लेक्चर्स के अंदर। टिल दैट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।